नमस्कार। यमुनानगर में आज हम ब्रह्मदत्त शर्मा जी के घर हैं और ब्रह्मदत्त शर्मा जी एक जाने माने कहानीकार हैं हरियाणा के। इनका हाल ही में कहानी संग्रह पीठासीन अधिकारी प्रकाशित हो चुका है और चर्चाएं भी उसकी हुई हैं साहित्य जगत में और हो रही हैं। ये देश हरियाणा पत्रिका की यात्रा है और देश हरियाणा पत्रिका के संपादक डॉक्टर सुभाष चंद्र जी साथ हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग में चेयरमैन हैं। आज ब्रह्मदत्त शर्मा जी के साहित्य पे और इनके जो साहित्य को लेकर के इनका जो दृष्टिकोण है, इनके साहित्य की संवेदनाएं और इनके साहित्य का शिल्प, वो आज चर्चा का विषय रहेगा। धन्यवाद अरुण जी। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे ब्रह्मदत्त शर्मा जी से, जो कि हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार हैं। आपने इनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में ज़रूर पढ़ी होंगी। हरियाणा की यमुनानगर, अम्बाला, इस क्षेत्र की जो सच्चाइयाँ हैं और लगभग वही सच्चाइयाँ हमारे समाज की हैं। तो जब एक साहित्यकार अपने समाज को अभिव्यक्त करता है, उसकी दृष्टि कुछ सामान्य आदमी से ज़्यादा सूक्ष्म होती है। सामान्य व्यक्ति जिन चीज़ों के बारे में कयास लगाता रहता है, साहित्यकार उनको स्पष्ट तौर पे अभिव्यक्त कर देता है। और इसी कारण से आज भी हम हजारों साल पहले लिखा गया साहित्य को पढ़ते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, हमारे समाज की सच्चाइयों को उसके माध्यम से जानते हैं। तो बात करते हैं ब्रह्मदत्त जी से, उनके लेखन के बारे में, उनकी लेखन यात्रा के बारे में, उनके साहित्यिक सरोकारों के बारे में, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में। ब्रह्मदत्त जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत आज की इस बातचीत में। तो मैं ये जानना चाहेंगे कि जो आपके 3 संग्रह, कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 40 पार, मिस्र देवदास और पीठासीन अधिकारी, और इसके साथ एक उपन्यास भी आपका प्रकाशित हुआ जिसके 2 संस्करण से ज़्यादा निकल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उसकी आवाज़ें हैं, उसको पढ़ा भी गया है। इसी तरह से कहानियों के भी आपके संस्करण निकले हैं। तो जो ये आपने साहित्य लेखन की शुरुआत की हरियाणा में, जबकि गद्य लेखन उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं है, तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, पाठक ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक अभिरुचियाँ किस तरह से बनी। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई साहित्यकार हुए या आपके आसपास माहौल में कुछ ऐसी बात थी जिसने आपको साहित्य की तरफ आने के लिए प्रेरित किया और एक लेखक के तौर पे आपने अपने आप को इस तरह से विकसित किया? सबसे पहले तो शुक्रिया अरुण कहरबा जी और डॉक्टर सुभाष जी का। जो आपने सवाल उठाया है सर कि मेरी साहित्य की तरफ झुकाव कैसे हुआ, तो सबसे पहला, मुझे बचपन से जो है पढ़ने का खूब शौक़ था। पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने अपने लेखन की शुरुआत बहुत बाद में की, बहुत काफ़ी समय बाद की। और मैं जो आसपास देखता था, जो समाज की जो विसंगतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं, उनको देखता था, महसूस करता था, तो मेरा मन हुआ कि उनको लिखने की कोशिश की जाए। मैंने कई बार इससे पहले भी कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको छोड़ देता था या किसी और कामों में व्यस्त हो जाता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको गंभीरता से लेना है, इस लेखन को। तो 2009 में मेरे लेखन की शुरुआत हुई और हमारे आसपास कोई माहौल नहीं था, मेरे कोई परिवार में से या पृष्ठभूमि में आसपास कोई लेखक नहीं था। तो मुझे
जब मैंने शुरुआत की कि कहानियाँ लिखने की, तो सबसे पहले ओम सिंह अस्फाक, जो कुरुक्षेत्र से ही हैं इत्तेफाक से वो भी, तो उनके पास मैं गया, उनको अपनी कहानियाँ दिखाई और उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे लेखन शुरुआत हुआ और पहली कहानी जो है मेरी वो हरिगंधा में छपी थी 2009 में। तो जो आपकी कहानी छपी और उसके बाद आपको कुछ पाठकों की कोई प्रतिक्रिया आई उस कहानी को लेकर के? हाँ, सबसे पहले तो यही जब नया लिखना शुरू करता है तो मन में चाह होता है कि अपने दोस्त मित्र प्यारों को दिखाया गया है कि हाँ देखो मेरी कहानी पत्रिका में छपी है। तो कुछ इक्का दुक्का जो है उस पे उस बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता कि प्रतिक्रिया आई, लेकिन दोस्तों की तरफ से ज़रूर आई। लेकिन फिर दूसरी पत्रिकाओं में शुरू हुई कहानी छपनी, जैसे हंस का मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। तो हंस में जब मेरी कहानी छपी थी तो तब बहुत उस पे प्रतिक्रियाएँ आई थी, लेकिन वो कुछ समय बाद हुआ था सर। तो जैसे मतलब आप कहानियाँ लिखते हैं, चलो एक कहानी लिख ली, 2 कहानी लिख ली, 3 कहानी लिख ली, अब आपके 3 संग्रह आ चुके हैं। तो इतने विषय आप किस तरह से चुनते हैं? मतलब कहाँ से लेकर आते हैं इस तरह की कहानियाँ? विषय तो सर भरे पड़े हैं समाज में। आज जैसा हमारा समाज है आप देख रहे हो, नई नई चुनौतियां हमारे समाज के सामने आ रही हैं, नई समस्याएं आ रही हैं। तो विषय तो बहुत सारे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि इतने सारे विषय हैं कि वो उनको कहानियों में ढालना सभी को संभव नहीं है जितनी कोशिश, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि जितने भी हम उठा सके अपनी कहानियों के माध्यम से। तो उसमें सिर्फ वही है, ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हो कि समाज को हम देखते हैं बड़े ध्यान से, और कोई या तो घटना हमें कोई छू जाती है या कोई पात्र ऐसा लगता है कि इस पे कहानी लिखी जा सकती है। यदि किसी कहानी के माध्यम से, यानी कि जो आपकी कहानी है, जी। ताकि हमारे पाठक जो है उन कहानियों की पृष्ठभूमियाँ भी जान पाएँ और इस बात को जान पाएँ कि किस तरीके से कहानियाँ के विषय वस्तु लेखक चुनता है, क्योंकि वही सच्चाइयाँ तो सब लोगों के आसपास हैं, लेकिन सब लोग लेखक नहीं होते, पर लेखक बनने की क्षमताएं होती हैं सबके अंदर। जैसे आपके आसपास भी कोई माहौल नहीं था, लेकिन आपने अपने प्रतिभा से, रुचि से इस चीज़ को विकसित किया। तो यदि हमारे पाठकों को आप बता पाएँ कि किस तरह से आप विषयों को चुनते हैं उनको, कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई कहानी के माध्यम से आपकी कोई कहानी उस पे बात करते हुए यदि बताएं कि जैसे ये विषय था और इस तरह की बात थी और आपने इसको कहानी में कैसे ढाल दिया। हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है सर। मैं अपनी जो अभी नवीनतम जो कहानी संग्रह मेरा पीठासीन अधिकारी है, और इसकी जो शीर्षक कहानी है पीठासीन अधिकारी, इसकी ही चर्चा करना चाहूँगा, और जो काफ़ी चर्चित रही और जिसको पुरस्कार भी मिला है। तो वो कहानी, वो जो पात्र है, जो पीठासीन अधिकारी जो है, वो मुझे मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी। लेकिन वो बहुत साल पहले की बात है, उसको कोई 17-18 साल पहले मुझे मिला था, और उसको लिखा मैंने कोई 17-18 साल बाद। तो कई घटनाएं जो हैं बहुत लंबे समय तक भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और कभी जब मन करता है कि उस पे लिखा जाए तो लिखा जाए। तो वो जो पात्र था, वो जैसे चुनाव अधिकारी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, उसके तौर पे था। लेकिन वो पात्र कुछ भी काम करके नहीं करना चाहता था, सिर्फ बातें करना चाहता था, कुछ भी काम उसने नहीं किया, और पोलिंग पार्टी उससे कैसे परेशान हो जाती है, तो उसका लेखा जोखा उस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो और वो पाठकों को और आलोचकों को और सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो कहानी अब एक काफ़ी, मैं क्या कहूँ, खुद उसको तो बहुत प्रसिद्ध है सर। तो जैसे आपने कहानियाँ भी लिखी और फिर एक उपन्यास भी लिखा, ठहरे हुए पलों में। जी। तो जो उपन्यास लेखन की और कहानी लेखन में क्या आपको महसूस हुआ इन दोनों चीज़ों को लिखते हुए, कि कितना फ़र्क है एक उपन्यासकार बनने में और कहानीकार बनने में? कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है? इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? हाँ, ये तो सर उपन्यास और कहानी में तो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। वैसे ही जैसे T20 और टेस्ट मैच के का फ़र्क है सर, ये कह सकते हैं आप, या वनडे और टेस्ट मैच का फ़र्क है। इसमें जो है कहानी का फ़र्क जो है छोटा होता है, वो तो सब टेक्निकल चीज़ें तो आप सर जानते ही हैं, लेकिन तैयारी बहुत, मतलब मैंने जैसे अपना उपन्यास लिखा तो मुझे पूरे 3 साल उसमें लग गए सर, उसको लिखने में। और कहानियाँ जो है उसमें
नेचुरली है, उसमें तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है उपन्यास। आपने कहानी लिख ली और वो पसंद नहीं आई पाठकों को, तो आपका 1 डेढ़ महीना 2 महीना आपका बेकार चला गया। लेकिन अगर आपने उपन्यास वर्ष लगा के 2-3 साल लगा के लिखा है और पाठकों को पसंद नहीं आया, तो वो आपके 2-3 साल बेकार चले जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है कहानी और उपन्यास में। उसमें बहुत स्टेक पे, दाव पे लगा होता है लेखक का, और मेहनत तो करनी पड़ती है सर, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं, जैसे एक कहानी लिखते हैं और उपन्यास में एक के साथ जुड़ी हुई कई कहानियाँ होती हैं, हाँ जी, मतलब एक उपन्यास में कई सारी कहानियाँ होती हाँ हैं। जी, तो एक लेखक को एक कहानी लिखने में और कई कहानियों की एक कहानी बनाने में, यानी कि उपन्यास लिखने में ठीक है सर। कितनी उसका रिस्क और ये सब चीज़ें तो बाहर की बात है, हाँ जी, लिखते हुए जो महसूस होता है वो एक लंबा धैर्य तो चाहिए ही। हाँ जी, हाँ जी, उपन्यास लिखना है 3 साल लगेंगे, हाँ जी, आपने लगाए। हाँ जी। ऐसे तो जैसे जो पीठासीन कहानी है उसमें भी 17 साल लगे हैं लिखने में, हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। वो किसी न किसी तरीके से आपकी दिमाग का हिस्सा रहा ही है, लेखक के दिमाग का। और कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जब वो एकदम बाहर लिखी गई है, ठीक है। तब भी कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर रही होगी जिसने इस बात को उकसाया कि जो कहानी अंदर पड़ी हुई थी वो उसने एक आकार ग्रहण किया। तो इस रूप में मैं जानना चाह रहा था कि ताकि लोग फ़र्क कर सकें कहानी लेखन में और उपन्यास लेखन में। मतलब आप सर, जिस तरीके से कि उसमें कई कहानियाँ होती हैं और उपन्यास के लिए आपने सही कहा कि बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है। कि जब हमें एक कहानी, तो एक हमें एक घटना मिल गई, उस घटना के आधार पे हमने उसको, कहानी को लिख दिया या पात्र मिल गया। लेकिन उपन्यास के लिए हमें बहुत बड़ी एक मानसिक तैयारी होती है। हमें पहले अपने मन में एक पूरा खाका खींचना पड़ता है। जैसे एक मकान होता है, उसका हम नक्शा बनाते हैं, फिर उस पे उस मकान बनाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ विचारों पे, उन कहानियों पे, कई कहानियों पे हमें दिमाग में लगातार काम करते रहना है और बार-बार उसको फिर एडिट, संपादित करते रहना है कि कुछ अंश जोड़ दिया, कुछ हटा दिया। तो इस प्रकार उसमें एक मतलब ये फ़र्क है सर। अच्छा, आपकी कहानियाँ, जैसे मैंने पुरानी कहानियाँ भी पढ़ी हैं हुँ, और कुछ जो बीच के जो 2 संग्रह हैं, हुँ। उनमें से भी और नए संग्रह के भी, तो आपकी कहानियों का आकार भी कुछ बढ़ता जा रहा है। मतलब जो पहले जो कहानियाँ लिखते थे, जी। आकार की दृष्टि से भी कहानियों में बदलाव आ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इसमें आप खुद क्या महसूस करते हैं कि आपका लेखक जो है ये आकार के बढ़ने का कहानी में मतलब क्या क्या महसूस करते हैं कि ये क्या एक लेखक का पड़ाव बदल रहा है कि लेखक एक अगले पड़ाव पे जा रहा है अपना? क्या महसूस करते हैं? क्योंकि हाँ, आपके ये अपने लेखन की जो कहानी शिल्प है, उसमें भी कई तरीके के चेंज आप खुद भी महसूस करते होंगे। बिल्कुल। यदि आप हमारे पाठकों, दर्शकों को या जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो साहित्य को जानना चाहते हैं कि उसकी प्रक्रिया को, कि कैसे वो चिन्हित कर सकें आपके कहानियों के माध्यम से कि देखिए यहाँ पे परिवर्तन नज़र आ रहा है और ये परिवर्तन किस बात का संकेतक है, लेखक की जो पीछे की जो बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। कहानियाँ मेरी लंबी हैं और लंबी थोड़ी होती जा रही हैं। ये थोड़ा शिकायत भी है, क्योंकि बड़ी जो पत्रिकाएँ हैं उनमें उनको जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि वो चाहते हुए भी नहीं छाप पाते कई बार, क्योंकि लंबी कहानियाँ हैं। और इसकी वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक वजह उपन्यास भी है, क्योंकि जब उपन्यास लेखन में गया, जिस तरीके से चीज़ों को वहाँ पर विस्तार दिया जाता है, तो एक आदत एक किस्म से लेखक को हो जाती है और वो कहीं न कहीं फिर कहानियों में भी दिखती है लेखक की, एक बात। और दूसरा सर, जैसे हम अनुभव हमारा ज़िंदगी का बढ़ता जाता है, चीज़ों को हमें अपने ऊपर एक आत्मविश्वास आ जाता है। पहले नया जब लेखक होता है तो उसको वो लगता है कि फटाफट मैं बात ख़त्म कर दूँ और इसको समेट दूँ। लेकिन जब आप थोड़े परिपक्व हो जाते हैं तो फिर आपको एक विश्वास आ जाता है और उसको आप थोड़ा लंबा भी विस्तार भी दे सकते हैं। और ये जो हमारे हरियाणा जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं, कि इसमें कोई मतलब गद्य लेखन की उस तरह की ना तो बहुत समृद्ध परंपरा नज़र आती है और ना ही हमें वर्तमान में भी गद्य के इतने ज़्यादा लेखक, कहानीकार या उपन्यासकार नज़र आते हैं। इक्का दुक्का उपन्यासकार हैं, उन सब की ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में कविताएं, रागनियाँ, इवन खंड काव्य और महाकाव्य तक भी लिखे हैं, चाहे उनकी गुणवत्ता कुछ भी हो, लेकिन कहानी की तरफ और उपन्यास की तरफ रुझान नहीं है। इस बात को आप कैसे महसूस करते हैं कि क्या हमारी इस इलाके की जो साहित्यिक संरचना है या साहित्यिक परिवेश है, क्या उसमें कहानियाँ नहीं हैं?
क्या उसके अंदर कहानीकार पैदा करने की संभावना कुछ कम है? इसमें एक लेखक के तौर पे आपने इस पे ज़रूर विचार किया होगा कि आखिर इस तरह की बात क्यों है? ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा है और ये मुझे खुद भी ये महसूस होता है कि इतने कम कहानीकार हमारे इस क्षेत्र में क्यों हैं। तो बहुत सी वजह हो सकती हैं सर इसकी। एक तो सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि कहानी के लिए जिस धैर्य पेशेंस की ज़रूरत होती है, शायद वो या जिस मेहनत की ज़रूरत होती है, वो हमारे जो है आज की पीढ़ी के लोग नहीं करना चाहते। दूसरा, कविता तुलनात्मक रूप से आसान, हालांकि आसान तो नहीं, अगर आपने एक क्वालिटी जिसे कहते हैं, अगर आपने एक स्तरीय लिखना है, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ऐसा अमूमन समझ लिया जाता है कि कविता लिखना आसान है, तो उस तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। और लेकिन हमारे इलाके में अब कुछ जो पुरानी परंपरा हमारी बहुत अच्छी रही है, बड़े बड़े लेखक हरियाणा में हुए हैं, आप जानते ही हैं सर। लेकिन अब कुछ आने वाले समय में हम कुछ जो मित्र लेखक हैं वो उपन्यास लिख रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला हमारा भविष्य बेहतर होगा। एक सवाल, आपने पीठासीन अधिकारी में हरियाणवी में भी रचना लिखी है। ये एक हिंदी में और हरियाणवी में आप कब ऐसा महसूस करते हैं कि ये बात मतलब लोक भाषा में हरियाणवी में ही जानी चाहिए? वो कहानी जो है, मैं एक उसको एक प्रयोग के आधार पे कह सकते हो, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत लगा कि ये कहानी जो है लोक भाषा में, हरियाणवी भी उसको नहीं हम कह सकते, वैसे तो हरियाणा की है तो स्वाभाविक है, लेकिन जो हमारे यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र इस इलाके की भाषा है, जो हमारे ग्रामीण परिवेश में बोली जाती है, जो मेरे अपने गांव में बोली जाती है, तो वो भाषा है। और ताज्जुब ये हुआ कि जो लोग बाहर के प्रदेशों के रहते हैं, उनको भी वो कहानी बड़ी मज़ेदार लगी और भाषा की वजह से ही पसंद आई। वो कहानी जिस तरीके से वो स्वाभाविक तौर पे पात्र बोलते हैं, तो वो उनको बड़ा पसंद आया और मुझे लगा कि उसकी जो वो सफल हो गई। और क्योंकि जिस तरीके से वो ग्रामीण और पात्र है और गरीब पात्र है, कि वो अपनी बात जो है, अगर मैं उसको शुद्ध हिंदी में मैं बुलवाता तो शायद इतना प्रभावकारी नहीं होता, तो मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो वो प्रयोग सफल रहा सर। तो आप अपने जो पाठक हैं कहानियों के, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि आपके पाठक किस तरह के होंगे, या आपके पाठकों को उस कहानी का जो पूरा मर्म है, या जो आप कहना चाहें, उसको समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए किस तरह की किसी पाठक को तैयारी की ज़रूरत है? कैसा पाठक आप सोचते हैं कि ऐसा पाठक हो तो इसका सही मोल पड़ेगा, जिसको कहते हैं? हाँ, मेरा ये जो पाठक हैं, वैसे तो कोई भी उम्र के हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो पाठक, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसमें जो समाज के जो हाशिए पर जो लोग हैं, मेरी जो पात्र भी बहुत सी कहानियाँ इस बात को लेकर लिखी गई हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनकी कहानी कोई नहीं कहता, तो मैं कोशिश रहती है कि उन लोगों की कहानियाँ कहूँ। और मैं अपने पाठकों से उम्मीद करता हूँ कि वो उसी संवेदना से उन लोगों की जो दुख हैं, पीड़ा है, जो समझ सकता है जो पाठक, वही उन कहानियों को आनंद ले सकता है। बाकी जो दूसरी कहानियाँ हैं, आजकल बहुत सी प्रेम कहानियाँ या दूसरी कहानियाँ या नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो शायद जो इस प्रकार की उम्मीद करते हैं पाठक, वो मेरी कहानियों में नहीं है। लेकिन मेरा पाठ जो है संवेदनशील हो समाज के हाशिए के लोगों के प्रति। तो जो आप कहानी लिखते हैं ब्रह्मदत्त जी, कि उसमें क्योंकि एक कहानी में एक विषय होता है, लेकिन उस विषय की बहुत सारे पक्ष होते हैं, तो उसमें जो वो जिस तरह से भी आप उस कहानी को प्रस्तुत करते हैं, अपनी कहानियों को, उसमें कुछ ये अपने अनुभव होते हैं, या कहानियाँ कहीं से आपकी सुनी हुई होती हैं, कोई आपको कहानी बताता है, या आप आसपास से खुद ही उसको एक तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, या अखबार की घटना से आपको कहीं से प्रेरणा मिल जाती है और फिर आप उसको जीवन में देखते हैं? यानी कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाठकों के लिए कि कितना हिस्सा एक आम बात चलती है कि यदि आपका अनुभव होगा तो वो ज़्यादा विश्वसनीय लेखन होगा। तो इसके बारे में अपनी कहानियों के माध्यम से यदि आप कहें इस बात को कि इतना तो मैंने खुद देखा है, और इतना जो है, जो मेरे आसपास का समाज है, अब कल्पना है,
का सहारा लिया गया है, तब जा कर के ये कहानी बनी है, एक सक्सेसफुल कहानी बनी है? इसमें सारे ही तत्व मौजूद रहते हैं सर। उसमें कल्पना भी होती है, समाज का देखा हुआ भी होता है, कुछ अपना देखा और कुछ जग देखा जैसे कहा जाता है, तो वो सारे ही हैं। और जैसे मेरी कहानी है गुरु गोविंद, तो उस कहानी में क्या है कि मैंने अपने स्कूल में देखा है कि जो माँ बाप का रवैया है, जैसे पहले हम बहुत सम्मान करते थे अपने अध्यापकों का, और बच्चे भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वो समाज में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अध्यापक पूरी तरह नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं कह सकते हो, लेकिन समाज का जो बाजारवादी जो नज़रिया है वो अध्यापक को भी एक उसी रूप में देखता है। तो वो कुछ घटनाएं स्कूल में देखी हुई थी, कुछ उसमें वो चीज़ें आई, जैसे एक अध्यापक मार देता है, बच्चे को पीट देता है। तो पहले पीटना एक बहुत आम बात समझ जाती, लेकिन अब वो बहुत ख़ास बात हो गई है। तो मैंने अपने स्कूल में कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखी थी, तो वहाँ से उठाया गया है, और कुछ मैंने फिर अपनी कल्पना से बुना है सर उनको। तो कहानी लिखने से पहले कोई भी विषय, जैसे अब आपने पीठासीन अधिकारी का जिक्र किया कि वो काफ़ी पहले का अनुभव है, लेकिन कहानी लिखी गई इतने लंबे समय के बाद, तो ये जो कितना समय मतलब किसी भी उसमें आपको लेखन में लगता है, किसी अनुभव को कहानी के रूप में बदलने में, चाहे वो अपना अनुभव हो, चाहे दूसरे दोस्तों का या समाज का हो, या कभी कोई फटाफट भी हो जाता है कि जैसे एकदम उस कहानी लेखन के पीछे की जो फोर्स है जो आपसे लिखवा लेती है कोई चीज़, वो उसके बारे में यदि आप कुछ बताएं कि ये चीज़ जब होती है तो फिर मन करता है कि अब कहानी लिख दी जाए? हाँ, ये सर पहले शुरुआत में मैं जल्दी कहानियाँ लिख लेता था, लेकिन अब ये नहीं होता है। वजह, अब मैं उसको बहुत बार-बार एडिट करता हूँ, संपादित करता हूँ। लिख लिया, उसको छोड़ दिया, फिर कुछ और काम करने लग गया, फिर दोबारा एडिट किया। अब मैं बार-बार, ये इसे विश्वास की कमी कह लीजिए या उसको बेहतर बनाने का प्रयास कह लीजिए, तो अब मैं कहानियों पे काफ़ी एक लंबा समय लग जाता है। कई बार साल-साल भी एक कहानी को पूरा होने में लग जाता है। लेकिन मैं लगातार एक ही कहानी पे काम नहीं करता, बीच में कुछ दूसरा काम करता हूँ, पढ़ लेता हूँ, फिर उसको छोड़ देता हूँ। लेकिन संपादित बार-बार करता हूँ अब। हम्म। अच्छा, जो जैसे जो आप कहानियाँ लिखते हैं, हमेशा ही जो हम सोचते हैं और जो कहना चाहते हैं, और वो बात कहने में भाषा जो है कभी उसकी कमी महसूस होने लगती है, और कभी ये लगता है कि ये बात मैं कैसे कहूँ। कोई स्थिति आपके सामने इस तरह की आई है कभी या आती है? हाँ, कभी-कभी लगता है कि ये बात जो है कहीं नहीं जा रही है, और फिर उसको मत एक सीमाएँ होती हैं भाषा की भी, ये कि बात लोगों तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। लेकिन वही सर, जैसे मैंने पहले बताया कि फिर उसको छोड़ देता हूँ, फिर जब अगली बार लगता है कि हाँ, अब बात पहुँच रही है, या कभी शक होता है तो किसी मित्र को भी पढ़वा देता हूँ कि देखिए ज़रा, ये बात इस कहानी में लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। मतलब जैसे कोई कहानी आप सोच के बैठे कि ये लिखना है, और कहानी लिखते लिखते बदल गई, ऐसा अनुभव हुआ आपका कहानी लेखन के दौरान? हाँ, बिल्कुल सर, ऐसे तो कई कहानियों में है कि मैं कुछ अंत और सोच के चला हूँ, और जब लिखने लगा और लगा कि नहीं, ये अगला इससे ये बेहतर हो सकता है, और इससे बेहतर, ये तो कई कहानियों में सर ऐसा हुआ है कि कहानी लिखते हुए जो सोच के चला था, अंत तक कुछ और हो गया फिर वो। तो इस पे थोड़ा सा यदि और बताएं कि कैसे, मतलब ये जो लेखक सोच के चलता है वही नहीं रहता है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सोच के बावजूद भी, या किन चीज़ों की वजह से कहानी की जो अपनी आंतरिक संरचना है, उसके पात्र हैं, या सच्चाई है, या जिस दिशा में कहानी बढ़ गई है वो लेखक की सोच से यदि तालमेल नहीं रखती, तो लेखक पीछे छूट जाता है और उसके पात्र जो है या उसकी वो घटना अपने तरीके से अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाती है। मतलब क्या इस सिचुएशन में कभी ये महसूस करते हैं कि मैं कुछ और लिखना चाहता था और ये तो कुछ और ही लिखा गया, चलो इसको फाड़ देते हैं, ये मेरी सपनों की कहानी नहीं बनी, या ये होने लगता है कि नहीं नहीं ये बेहतर है पहले से? हाँ, ऐसा अमूमन होता है सर, ये लेखकों को। और जैसे-जैसे आप लेखन में परिपक्व होते जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा है, और शायद कुछ दूसरे लेखकों को मैंने सुना है कि हमें खुद पे ही विश्वास नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है, या इसमें अभी और सुधार की ज़रूरत है। तो कुछ कहानियाँ सचमुच मैंने बीच में उनको पूरा ही नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं, ये वो बात बन नहीं रही है इसमें, वो चीज़ नहीं आ रही है।
और कुछ कहानियाँ जब लिखने लगा कि फिर लगा कि नहीं ये तो नहीं है, तो वो जो घटना देखी थी या जो पात्र देखा था वो भी एक किस्म से उसको और सुधार या उसको अपने साथ लेके लेखक को चलने लगता है कि अब इसमें ये है, वो अपने भी हाथ में नहीं रहता है कई बार। और बहुत सारे ऐसे विचार भी होते हैं लेखन के बारे में कि ये तो ना सूझता है, जैसे कि कोई दैवीय बात होती है, कोई दैवीय प्रतिभा होती है, ये उसकी वजह से लिखा जाता है, या आप उसके ये एक स्किल है, कौशल है लिखना, और उसमें एक प्रतिभा है जिसको सीखा भी जा सकता है और जिसमें सुधार की संभावना भी है। मतलब ये नहीं है कि जो लिखने शुरू में लगे थे और प्रतिभा उतनी ही है, गॉड गिफ्टेड जिसको लोग बोलते हैं कि तो लेखक तो पैदा ही होते हैं, बनते नहीं हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ तो मैं मानता हूँ कि परमात्मा का कुछ कुछ हर आदमी लेखक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरा ज़्यादा मानना ये है कि हम इसमें स्किल है ये, और स्किल से हम इसमें बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। और गॉड गिफ्टेड जैसा वो एक सीमा तक ही उसको एक कह सकते हैं, उसके मेरे अनुसार बहुत कम उसका योगदान है। बाकी आप अपनी मेहनत से अपनी जो कला है, आपकी जो स्किल है, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका रोल ज़्यादा है, उसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर आदमी, मुझे लगता है कि शायद वो लेखक ना बन पाए, कहीं न कहीं तो उसको देखने का नज़रिया कह लीजिए, कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन का, उसका दूसरों से कुछ अलग होता है उसमें। तो अक्सर ये एक सवाल तो सभी लेखकों से हम पूछते हैं, या पूछा जाता है कि आखिर आप लिखते ही क्यों हैं? क्या महसूस होता है आपको? क्या बिना लिखे आपका काम नहीं चलता? मतलब क्या सोच के आप लिख रहे हैं? ये भी एक मुश्किल सवाल है कि क्यों लिखता हूँ। लेकिन अब लिखना एक आदत बन चुकी है, मजबूरी कह लीजिए कि उसके बिना चैन नहीं है। जब ये लत एक लग गई है किस्म से, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन है, जो समाज को जिस तरीके से देखते हैं, तो मन करता है कि उसको हम अपने कागज़ पे भी उतारा जाए, और अब ये लत जो है छूटती नहीं सर। अपनी रचनाओं से आपने बताया कि आप पाठक से, डॉक्टर साहब ने सवाल किया था कि पाठक से आप ये उम्मीद करते हैं। आप अपनी रचनाओं से क्या उम्मीद करते हैं? किस तरीके का वो असर पाठकों पे छोड़े, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ, वास्तव में तो लेखक का मकसद यही होता है कि उसकी जो रचनाएँ हैं वो समाज पे प्रभाव डालें, एक मैसेज दें, और लोगों में जो संवेदनशीलता है उस मुद्दे को लेकर, उस पे उनका जो नज़रिया है वो स्पष्ट हो, उनको इसमें नई जानकारी मिले, और उनको कुछ ना कुछ पढ़ के मज़ा भी आए साथ में, और मतलब कोई बोरिंग ना हो उनके लिए ये चीज़, और साथ में वो कुछ ना कुछ सीखे भी। तो ऐसा मैं अपने पाठकों से भी उम्मीद करता हूँ। लेकिन बहुत सारे आपके लाइव पाठक हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सब हर एक लेखक के कुछ ऐसे पाठक होते हैं जो सिर्फ उसी लेखक को ही पढ़ते हैं और उस लेखक के कारण ही पाठक बनते हैं साहित्य के। तो उन पाठकों से आपकी कहानियों के बारे में कोई प्रतिक्रिया जिसको आप सबके साथ साझा करना चाहते हो कि ये मेरे पाठकों ने इस तरह का फीडबैक दिया जिसका आपको भी बहुत वो हुआ और दूसरे पाठक भी उस चीज़ को देख करके कहानियाँ समझने का अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हैं? कोई ऐसी बात जो सबके साथ आप साझा करना चाहते हैं? हाँ, बहुत से पाठकों को, जैसे मेरी अभी किताब आई है सर, तो लगभग सभी ने बहुत तारीफ़ की है, बहुत मित्रों ने। और अगर मैं पर्टिकुलर तो इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अभी दोपहर में सो रहा था, तो एक कहानी मेरी छपी थी हिमप्रस्थ में अभी कुछ दिन पहले, 5 साल बड़ी पत्नी। तो कोई लुधियाना से किसी ने फ़ोन किया, तो उसने पूछा कि आप बोल रहे हैं? मैं कहा ठीक है। तो उसने बहुत लंबी बातचीत की मेरे साथ उस कहानी को लेकर, वो उसको इतनी पसंद आई, जबकि वो दुकानदार था। उसने कहा कि आपने जो एक पुरुष की जो मानसिकता है कि बड़ी उम्र की महिला से शादी करके जैसे उसकी कुंठा होती है, तो वो कैसे महसूस करता है पुरुष, तो आपने बखूबी उसका जो है खाका खींचा है। तो ऐसी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं बहुत आ जाती हैं सर इस प्रकार से। एक सवाल ये है कि भाषा बहुत अहम होती है, और भाषा के ज़रिए बात आगे पाठकों तक पहुंचती है।
तो किस तरह की आपकी कहानियों में पीठासीन अधिकारी में ख़ास तौर से सहज और सरल भाषा देखने में आती है, और भाषा की और छटाएँ भी हमें हरियाणवी और हिंदी के रूप में भी देखने में आती हैं। तो भाषा से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या करे, जो आप कहना चाह रहे हों, तो कैसी भाषा को आप प्राथमिकता देते हैं? बिल्कुल अरुण जी, मेरा मानना है कि भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए जिसको हर प्रकार का पाठक समझ ले। कुछ लेखक की जो कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बेवजह मुश्किल होती हैं कि वो हम जैसे लेखकों को भी समझ में नहीं आती, तो आम पाठक से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो उसको ऐसी कहानी, मेरा मानना है, जैसे मुंशी प्रेमचंद जो है मेरा एक आदर्श कह लीजिए भाषा के मामले में, कि जिसको आम पाठक को पढ़ते भी मज़ा आ रहा है और जो बड़े बड़े आलोचक हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। तो ऐसी मेरे ख्याल से हर लेखक की भाषा ऐसी होनी चाहिए, वही मेरी कोशिश रहती है। अब वो तो पाठक ही बता सकते हैं कितना कामयाब हूँ, लेकिन मैं उसको बेवजह मुश्किल किसी कहानी को नहीं बनाना चाहता। ब्रह्मदत्त जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे पढ़ कर के ही लिखना सीखा है, मतलब आप वही आपकी प्रेरणा है। तो कौन से लेखक हैं ऐसे जिनको आप पसंद करते रहे, जिनका साहित्य आपको पढ़ना पसंद आया, और किस लेखक का आप अपने ऊपर प्रभाव मानते हैं कि ये लेखक है, यदि मेरे ऊपर कोई प्रभाव है तो इसका है? बहुत से लेखकों को पढ़ा है सर, किसी एक का प्रभाव तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मुंशी प्रेमचंद, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी आज का आधुनिक युग का कोई भी कहानीकार वो कह दे कि मैंने इसको नहीं पढ़ा या उनसे प्रभावित नहीं हूँ, तो उनसे तो सचमुच प्रभावित हूँ। और जो उनका जैसे आम आदमी को लेकर या हाशिए के लोगों को लेकर उन्होंने लिखा है, तो वो काबिल तारीफ़ है, तो उनका प्रभाव है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ उनका नहीं, जो और दूसरे बहुत से जो भी कहानीकार आज के युग के, राजेंद्र यादव से लेकर कमलेश्वर, मोहन राकेश जी, और फिर उनके बाद के रविंद्र कालिया, या जितने भी आज के समय के जो लिख रहे हैं, सभी जो कहानीकार हैं, तो जितना भी मुझे वक्त मिलता है तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, क्योंकि लेखक के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरी भी कोशिश ये रहती है कि जितना भी ज़्यादा पढ़ सकूं, तो नए से नए लेखकों को भी पढ़ता हूं और पुरानों को तो पढ़ता ही हूं सर। एक यहाँ का जो यमुनानगर का परिवेश है, यहाँ का साहित्य जगत है, वो किस तरह से आपको प्रेरित करता है, या क्या असर आपके ऊपर डालता है? यहाँ का जो साहित्यिक समाज भी है, और यहाँ का जो परिवेश, पूरा परिवेश शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक, उसका क्या असर आप देखते हैं? हाँ, हमारे यमुनानगर में कहानीकार तो कम हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ दूसरी विधाओं में लिखने वाले नाटक और कवि और गज़ल के लेखक हैं कुछ। तो एक सबसे मिलना-जुलना किसी इन कार्यक्रम में होता है और हम बातचीत भी करते हैं। लेकिन वो सिर्फ मेरा जो सीमित नहीं है अपने ज़िले तक, बाहर से, क्योंकि आज तो फ़ोन है, मोबाइल है, तो सबसे बातचीत होती रहती है, बाहर के लोगों से भी। तो ऐसा कोई विशेष कि यमुनानगर से ही हमारा लेखकों से ही या यहाँ के साहित्यिक समाज से ही संबंध है, तो बाहर से भी संबंध है लोगों से। जितने भी अपने हरियाणा के खास तौर पे जो मित्र हैं, जो युवा लेखक हैं, मेरी हम उम्र हैं, तो उनसे बातचीत बराबर होती रहती है। तो जो आलोचकों से क्या अपेक्षा है आपको? आलोचकों से सर, आलोचक जो है निष्पक्ष होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि कोई आज जैसे बड़े आरोप आजकल आलोचकों पे लगते रहते हैं, सभी जगह आप पढ़ते रहते हैं कि जो पुरस्कार हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो उन लोगों को मिल रही हैं जो हकदार नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन उन सही मूल्यांकन होना चाहिए। जो चाहे वो नया लेखक हो, चाहे पुराना हो, स्थापित हो, रचना को ही महत्व दिया जाना चाहिए, व्यक्ति को नहीं। और एक और सवाल ना साहित्यकारों के चर्चा में रहता है कि जो साहित्य का और राजनीति का जो संबंध है वो क्या होना चाहिए, या आप इस सवाल पे कैसे देखते हैं कि साहित्य, कुछ लोग मानते हैं कि साहित्य तो राजनीति की कोई छाया नहीं होनी चाहिए और कोई जोड़ भी नहीं होना चाहिए राजनीति का साहित्य में। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? साहित्य की राजनीति या साहित्य और राजनीति? राजनीति, जो देश की जो राजनीति है। देश की राजनीति, ये भी एक मुश्किल सवाल है सर, लेकिन मेरा मानना ये है कि पूरी तरह तो
आज राजनीति जो है हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा घुस चुकी है कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कि जो लेखक है, जो साहित्यकार है, उसको निडर और स्वतंत्र होना चाहिए। उसने कोई किसी बिना किसी पक्ष के उसको जो लेखन जो है उसका बिल्कुल निडरता से लिखा जाना चाहिए। वो किसी लालच में या गुणगान की तरह कोई दरबारी लेखन नहीं होना चाहिए। आज का जो खास पूरा माहौल है उसमें किसान के सवाल पे किसान आंदोलन भी हो रहा है। आपने पीठासीन अधिकारी में एक शायद आखिरी कहानी है, उसमें जो पराली जलाने का मसला है, गिरफ्तारी कहानी, उसको लेकर के बहुत अच्छा आपने एक बहस शुरू की है कि जो आम किसान है वो किसान किस तरह से चीज़ों को देखता है और हमारी नीतियाँ, सरकार जो नीतियाँ बनाती है वो किस तरह से देखता है। तो ये जो किसान है, क्या इस कहानी में किसान आया है, बहुत भोला भाला किसान है और अंततः उसको गिरफ्तार किया जाता है। आपकी और रचनाएं और कहानियाँ किसान के बारे में क्या कहती हैं, ये हमें बताएं। गिरफ्तारी कहानी किसान को लेकर जो लिखी गई है, किसान की पराली जलाने के मुद्दे पर लेकर, एक जो सरकार कहती है कि उसके पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि वर्षों से पराली जला रहा है, उसका ऐसा कोई मानना नहीं है, लेकिन सरकार नहीं मानती और उसको गिरफ्तार कर लेती है। इस कहानी में वो इतना भोला है कि उसको लगता ही नहीं कि मैंने कोई अपराध किया है। तो ये जो सरकार का रवैया है इस प्रकार से कि अब वो सरकार अपने अनुसार काम करती है कि वो एक जो है किसान क्या सोचता है और उसका नज़रिया क्या है, उससे उन्हें कोई अधिकारियों को ख़ास तौर पे उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहानी बहुत पसंद की गई और बड़े पाठकों ने उसको, वो कहानी काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद वही कहानी आई है। तो और मेरी किसानी जीवन के ऊपर सीधे सीधे तो यही कहानी है। बाकी कहानियों में किसान आए हैं लेकिन वो सीधे नहीं है इस प्रकार से, जैसे ये कहानी सिर्फ किसान के ऊपर ही है। ये देश हरियाणा की साहित्यिक संवाद, साहित्यकारों से संवाद करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमने यमुनानगर में ब्रह्मदत्त शर्मा जी से बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये देश हरियाणा की तरफ से ये जो साहित्यकारों से संवाद का सिलसिला है ये और आगे बढ़ेगा। हम डॉक्टर सुभाष जी भी यहाँ आए और ब्रह्मदत्त शर्मा जी अब सभी दोनों साथियों का आभार व्यक्त करते हैं और आप की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।